नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। कनाडा में भारत का जलवा है क्योंकि वहाँ एनआरआई सिख राजनीति में हावी है। वहाँ की केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे अहम पदों पर सिख है। सिखों के अलावा संख्या में हिंदू भी कम नहीं है, लेकिन हिंदुओं का सियासी वजूद नहीं बना। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के बाद भाजपा और आरएसएस ने कनाडा और अमेरिका में भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रचारक भेजे। सरकारी मशीनरी से एनआरआई हिंदू और भारतीय जमात में राष्ट्रवाद फूंकने की कोशिशें हुई। तो क्या भारतीय समाज एकजुट हुआ? प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे और जादू मंत्र से भारतीयों में क्या समरसता बनी? खासकर कनाडा में सिख और हिंदुओं के रिश्तों में उभरते व बढ़ते तनाव से भारत गौरव बना या घटा? वहां भी भारत के अंदरूनी खिंचाव व सामाजिक क्लेश से खालिस्तानी बनाम हिंदू क्या है? आजाद कौशिक क्योंकि पंजाब और हरियाणा से है तो वे सिख और हिंदू रिश्तों की पोर पोर जानते हैं। इसलिए उनसे समझना चाहिए कि एनआरआई भारतीय का भगवा रूप और रंग कितना गहरा और कैसा बना है। इससे क्या वहां हिंदुओं का भला होता हुआ है? प्रवासी हिंदुओं में मोदी के मॉडल सक्सेस है या वे विकल्प की कुलबुलाहट में है? आजाद जी, आप एनआरआई समाज में और ख़ास तौर पर कनाडा के अंदर जहाँ की सिख सचमुच में सत्ता के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए हैं, उस समाज में, उस भारतीय समाज में पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के ही राज के समय के साथ मैं ये सिलसिला बात शुरू कर रहा हूँ, समरसता समाज में बतौर भारतीय होने की और भारतीयता का भाव बनने में कुछ समरसता बनी है या बिखराव है? वही मेरा इसलिए है कि इस देश के भीतर भी समाज में बिखराव के बीज इधर उधर बहुत भारी तो छिटके हुए मैं मानता हूँ। क्या वहाँ भी एनआरआई का जो भारतीय समाज है उसमें बिखराव है या क्या स्थिति है? देखिए, मैं ये बिखराव की बात पर अभी आपको आखिर में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। इससे पहले थोड़ा कनाडा की क्या स्थिति थी, कहाँ से किस प्रकार से चल रहा था कनाडा के अंदर। कनाडा में सबसे पहले हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर गए थे और उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार वहाँ पर हुआ था और उन्होंने भी वहाँ शुरू में बहुत सफ़र किया। लेकिन क्या हुआ है कि सिख समुदाय का एक हिस्सा वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का वहाँ रहा। जो भारत में आतंकवाद हुआ उसका प्रभाव वहाँ सिख समुदाय के ऊपर पड़ा। उसमें फिर वहाँ का जो सिख समुदाय है, यदि आपको याद होगा 1984 में एयर इंडिया बम्बिंग वहाँ पर हुई थी, जिसमें ऑफ द कोस्ट ऑफ आयरलैंड 329 people died, that included Canadians, Indians and others. उसके बाद जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कनाडा की हिस्ट्री में इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई जितनी इस केस में की गई। लेकिन इतना बड़ा हादसा एक कनाडा जैसे देश में होने के बाद कोई भी आदमी, उसको 1-2 लोगों को कहा गया लेकिन कोई विशेष उस पर जुडिशियल एक्शन नहीं हुआ। You can say that case was judicially buried इन कनाडा। लेकिन जो लोग उस सब में इन्वॉल्व थे उनको वहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, उन्होंने उनको पॉलिटिकली एंगेज उनको कर दिया, उनको पॉलिटिकल स्पेस दे दी गई। वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स बन गए, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट बन गए, उनमें से कुछ फिर वहाँ पर मंत्री भी बन गए। वो सिलसिला तब से अब तक जारी है। लेकिन ये जो सिख समुदाय था, इन्होंने कभी भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होने दिए। तो उस समय सिख समुदाय की जो संख्या थी वो 6 लाख के करीब थी। उसके बाद हिंदू और अन्य लोगों का वहाँ आना हुआ। इस समय वहाँ पर 1.4 मिलियन की आबादी है, जिसमें 800,000 हिंदू या अदर दूसरे जो लोग हैं और 6 लाख सिख समुदाय के लोग हैं। 42 साल के बाद कनाडा इंडिया के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे। 42 साल के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर आए थे
और मुझे गर्व है इस बात का कि उनके वहाँ आने पर उनके स्वागत में मेरा और मेरे साथियों का उसमें बहुत विशेष बड़ा रोल योगदान था। हाँ, पूरा नॉर्थ अमेरिका में भी विशेष योगदान था। इस चीज़ का हमें गर्व है, हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 42 वर्ष के बाद कनाडा के अंदर आए। हमारी आशा ये थी उस समय कि उनके आने से भारत और कनाडा के रिलेशंस बहुत इम्प्रूव होंगे और ट्रेड, बिजनेस, कल्चर वो इम्प्रूव काफ़ी होगी। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो किसी ने मुझे बताया जैसे कि मधुमक्खी छत्ते के चारों ओर भिन भिनाती है, तो क्योंकि ये पार्टी सत्ता में आ गई तो जो और मधुमक्खियाँ थी वो चारों ओर भिन भिनाने लगी, लेकिन जो देश के विषय में सोच रहे थे वो सब लोग पीछे हट गए क्योंकि वो इस तरह से नहीं भिन भिना सकते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने ज़्यादा वहाँ पर कनाडा में हिंदू का शोर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर उसमें मुझे ये कहना है कि भाजपा के और आरएसएस के भी प्रभावी प्रचारकों और ये लोग भी वहाँ गए और उन्होंने भी हिंदुओं का वो कि गर्व से कहो हिंदू का कुछ अंदाज में उस तरह की राजनीति की, उससे सिख और उनके बीच में मतभेद या मतलब एक तरह से खुन्नस ज्यादा आमने सामने का मामला हो गया। देखिए वहाँ भी बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ भी एकेडेमिया, पॉलिटिक्स, बिजनेस सब जगह जो है हिंदू लोग हैं वहाँ पर। अब ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी कारण हो उसके पीछे, लेकिन कुछ लोगों ने हिंदू शोर वहाँ ज़्यादा मचाना शुरू किया। शायद सही नहीं था मेरे विचार से। एक मैच्योर कम्युनिटी को इस ढंग से शोर नहीं करना चाहिए। उसका लाभ सिख समुदाय ने वहाँ पर उठाया। सिख समुदाय में भी उग्रवादियों ने ये आप मान सकते हैं, उसमें फर्क करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, उसका फर्क बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर 95% सिख समुदाय हमारे जैसा है। सभी हिंदू सिख भाई सब मिलकर बड़े अच्छे ढंग से रहते हैं। केवल 5% समुदाय है जो भी कोई भारत के विषय में अच्छा लेकिन आप लोग जो आपने 95% जो बताया, वो क्या सचमुच में हिंदू और सिख दोनों मिलकर ट्रूडो की पार्टी को एक साथ मिलकर वोट देते हैं या अब हिंदू अलग वोट देने लग गए? नहीं, अलग तो नहीं है। देखिए वो तो वहाँ का फिर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा, वो छोड़िए, कुछ कंजर्वेटिव है, कुछ लिबरल है, जिसमें हिंदू और सिख दोनों ही हैं मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि जो 95% जो वहाँ सिख है और हिंदू है सब मिलजुल कर रहते हैं। पर कुछ ये कहते हैं कि गुरुद्वारों में अब खालिस्तान वो रहता है और हिंदू वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए ऐसी स्थिति, कितनी रियलिटी, कितनी परसेंट सही बात है? ये सही बात है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। कारण ये वो जो 5% जो सिख जो कब्जा किए खालिस्तानी एलिमेंट है, उसमें वहाँ के कुछ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है उन खालिस्तानियों को। पर वो हिंदुओं के प्रति वैर क्यों रखेंगे? उनको क्या लेना देना? मतलब मेरा ये मानना, जो आपने भले कहा, लेकिन मैंने छात्र जीवन में पढ़ते हुए मुझे याद है कि इन ट्रूडो के पिता यहाँ आए थे शायद, या इंदिरा गांधी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी भाई, मतलब। लेकिन ये जो भारत में जो आतंकवाद हुआ था उसके बाद उसका प्रभाव वहाँ पड़ा, उससे वो 5% लोग डोमिनेट कर गए। उन्होंने गुरुद्वारों को टेक ओवर कर लिया है। और क्यों नहीं हिंदू जाना चाहते? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। हिंदू वहाँ पर, इसलिए मैं भी जाता था गुरुद्वारे में, मैं भी गुरुद्वारे में जाके माथा टेकता था, लेकिन अब वहाँ दीवार पे परमानेंटली लिख दिया गया है खालिस्तान जिंदाबाद। अब देखिए इस देश ने, ये अधिकांश गुरुद्वारों में है ये? जी हाँ। अच्छा। जी हाँ, बहुत कम गुरुद्वारे हैं जो सही है, हम वहाँ पर जाते हैं। तो जो 5% है सिख, वो 95% सिख पर डोमिनेट और उन्हीं का सरकार में भी उनकी ज्यादा भागीदारी है। ये 5% वही है जिनकी सरकार में भागीदारी है। तो ये इसमें सरकार, तो हिंदुओं की बड़ी विकट स्थिति हो गई होगी वहाँ। बहुत विकट स्थिति है, बहुत ही विकट स्थिति है। वहाँ की जो सरकार है वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है और ओपनली सपोर्ट कर रही है। कि स्थिति यहाँ तक उत्पन्न हुई है कि हमने वहाँ बड़ी खुशी मनाई थी कि भारत ने हमें कोविड-19 की वैक्सीन दी, और उसके लिए एक सेलिब्रेटरी रैली वहाँ पर, कार रैली निकाली गई थी। तो वहाँ पर खालिस्तानी लोग सड़क पर आ गए और हिंदुओं को सड़क के ऊपर मारा। अच्छा। वहाँ पर, और वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है उसने भी उनको सबको माफ़ कर दिया। तो वहाँ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसी कारण वो ये कर सकते हैं। उस नाते आपका मानना है या ये फील किया जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब अमेरिका और कनाडा के अंदर हिंदू बेगाने हुए हैं और अलगाव की स्थिति में आए?
ये सच है, हिंदुओं को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया और गया ये है। इसका कारण क्या ये है कि जो देश की भारत की जो राजनीति है, भारत की जो गवर्नेंस है, उसकी छाया वहां पड़ रही है और उसके कारण है। ये सच है, इसका भी प्रभाव है। देखिए, ये आजकल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हाँ, वो ठीक बात है, है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक बात है। ऑस्ट्रेलिया के किसी रेस्टोरेंट में अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ ये सारी दुनिया ठीक को बात पता लग पता जाता होता है। है। तो अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से 2 सेकंड में एक बात दूसरी जगह से पहुंच जाती है। तो स्थिति इस प्रकार की है कि जो कनाडा की राजनीति है वो बात आप सब तक भारत में पहुंचती है, और जो भारत की राजनीति की बातें हैं वहाँ पर वो पहुँचती है। अच्छा, अब उसका फिर मेरे ख्याल से किसान आंदोलन और ये इन बातों का भी वहाँ बहुत असर रहा होगा। देखिए, ये पंजाब की स्थिति का भी बहुत असर रहा होगा राजनीतिक। देखिए, उसमें जो मुझे कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो किसान आंदोलन में इन्वॉल्व था कनाडा से, और उन लोगों ने जो भी कोई किसान आंदोलन के विरुद्ध बोला उसका उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि उन खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हमारे प्रधानमंत्री ट्रूडो को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी किसान आंदोलन को सपोर्ट किया। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी। तो जो आपने बात कही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो बिखराव की बात हुई, ये बिखराव वहाँ पर आया है। हमें हमारा विचार ये था प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के इस बाद। मामले में आपका मानना है अमेरिका में भी कुछ इस तरह का असर है क्या? जी हाँ, जी हाँ। वहाँ किस तरह ये महसूस होता है? मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन जो बिखराव ये जो अभी आया है यहाँ पर, जो बिखराव अभी यहाँ पर आया है कनाडा के अंदर, वो जो बिखराव है, हमें आशा थी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत कनाडा के रिलेशंस अच्छे होंगे, और अच्छे रिलेशंस होने के बाद, अच्छे सुधार होने के बाद, बल्कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये आइसोलेट हो जाएंगे। फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि ये बिखराव और बढ़ गया और हम उसको नहीं कर पाए। हिंदूज आर एट द रिसीविंग एंड इन कैनेडा टुडे। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दिस, इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, आफ्टर 10 years Hindus would have no place in Canada. अच्छा, It has gone to that extent. ये बड़ी गजब बात है। और रही यूएसए की बात, कनाडा और यूएसए जैसे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स यूएसए के अंदर हैं। तो जो चीज़ कनाडा में हो रही है, यूएसए में हो रही है, यूके में और यूरोप में और जगह भी हो रही है, इनका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट है। नहीं, पर आरएसएस और हिंदू संगठनों के भी बहुत है, खूब प्रचारक जाते हैं, खुद वो करते हैं, न जाने क्या क्या किस्से सुनते हैं कि भाई इतना कर दिया, वो जा रहा है, वो ये हो रहा है, 10 तरह की बातें होती है। मैं आपको सच ये बताऊंगा कि भारत की कोई भी संस्था वहाँ जाकर हिंदुओं की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर रही। अच्छा, जी हाँ। उनको ऑर्गेनाइज करके उनकी पॉलिटिकल फोर्स में कि भाई हमें डोनाल्ड ट्रंप का करना है, हमें ये करना है, ये कुछ भी नहीं होता। ये सब जैसे 5% खालिस्तानी एलिमेंट है, उसी तरह से ये जो मैंने आपको बताया पार्टी सत्ता में आ गई है, वहाँ पर भी कुछ लोग वो मधुमक्खी छत्ते के चारों तरफ जो मंडराती है, तो 5% वो मंडराने वाले। मेरे ख्याल से हिंदुओं ने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर भी बहुत ही बड़ी अपना राजनीतिक कुछ स्पेस अपने प्रति सद्भावना गवाई होगी लिबरल समाज, लिबरल लोगों में। तो ये ज़्यादा न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर वहाँ की, देखिए, वहाँ की राजनीति यहाँ से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो तो है। आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने देखा यहाँ पर यहाँ की जो राजनीति है ये सही राजनीति नहीं है। वहाँ की राजनीति में लोग, केवल वही लोग जाते हैं जिनको अपने देश से प्रेम है और वो विचार करते हैं, बुद्धि है, मतलब उनमें सब वो होता है। जी हाँ, क्या वो देश के प्रेम के लिए वहाँ पर जाते हैं। कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है वहाँ पर। जो बहुत देश के प्रति प्रेम की जिसकी भावना है, वो सचमुच में लोक सेवा के भाव से जाते हैं और अपना कमिटमेंट के साथ में अपनी विचार के अनुसार काम करते हैं। और देखिए यहाँ की तरह से नहीं है, इतना पैसा लगता है, बड़ी रैलीज होती हैं, हेलीकॉप्टर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो एक अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए मेरा कहना है कि एनआरआई जो है वो विदेश में रहते हुए वहाँ के सुख के बजाय जबरदस्ती हिंदुस्तान के अंदर ये मानता है कि यहाँ ये होगा, वहाँ होगा, ये होगा। ये अभी आप लोगों की गलतफहमी दूर नहीं हो रही कि भाई नहीं हो सकता कुछ?
देखिए, दुख है, इस बात का बहुत दुख है। मिट्टी का कर्ज और अपनी जो संस्कृति की जो विरासत है उसके लिए आत्मसम्मान। नहीं, वो संस्कृति की बात मैं अभी आपसे बाद में करूंगा अगले एपिसोड में, लेकिन ये आपको नहीं लगता है कि आपको ये सलाह देनी चाहिए कि जो भी बुद्धि वाले हैं, जो भी काबिल लोग हैं, वो विदेश जाकर बसे और वहीं काम करें और वहीं अपने आप को प्रमाणित करें कि हम सनातनी हिंदू इस तरह की बुद्धि के वाले हैं, काबिल लोग हैं। देखिए, वहाँ सब बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, सोच समझ के वो वहाँ जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो। पर आप सुझाव देंगे या नहीं देंगे कि वहाँ जाके बसना चाहिए और हमें वहाँ आबादी बढ़ानी चाहिए? देखिए, मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा, जब आप एक दूसरे समाज का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने आप को अपनी जगह ढूंढते हैं कहाँ पर है, तब आपको वहाँ एहसास होता है भाई अपनी कि मैं हिंदू हूँ। हाँ। मैं हिंदू हूँ। इसी तरह से यहूदी है। हाँ, और हर यहूदी के लिए इजराइल अपना देश है, बिल्कुल और उन्होंने बनाया, वो वहाँ को भी बना रहे हैं, अपना देश को भी बनाया उन्होंने। तो इसी कारण हम जो हिंदू लोग विदेश में बसे हैं, हम भी यहूदियों की तरह से ये सोचते हैं कि, पर यहूदी ने कभी इस तरह नहीं सोचा होगा आप जैसे एनआरआई हिंदुओं ने सोचा कि एक आदमी आएगा मोदी और वो अवतार बन के देश का कायाकल्प कर देगा। इस तरह तो नहीं किसी यहूदियों ने सोचा है कभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी इसी तरह सोचा आप लोगों ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। और उनको यहाँ की पता है कि समाज का चरित्र गिरा है, शिक्षा का स्तर गिरा है। नहीं, पर एक नेता के ऊपर की अवतार जी आ गए, भगवान जी आ गए और हो जाएगा और नगाड़े बजाओ। नहीं, ये एक छोटा सा जो लोग हैं, आप जो है सभी एनआरआई को एक इकट्ठा मत समेटिए। मे बी 1 to 5% NRI may be in that category, but 95% NRIs are not. Just like all 6 are not Khalistanis. आजाद जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।